खटीमा में वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम धामी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। धर्मपुत्रों की शहादत को किया याद। कहा साहिबजादों के साहस और शौर्य की गाथा जानेगी नई पीढ़ी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में 29 दिसंबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। प्रदेश भर के खिलाड़ी लेंगे भाग। राज्यपाल ने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा वीर बाल दिवस का संदेश पूरी दुनिया में स्वाभिमानपूर्ण, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की देगी प्रेरणा। और इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। विपक्षी दलों का भी मिला साथ। कहा मामले में वीआईपी का नाम आना गंभीर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा शहर के गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेक कर अमर बलिदानियों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज बाल शहीद दिवस के अवसर पर हम गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों को नमन करते हैं। तो वहीं उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने सीएम धामी को गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके 4 साहिबजादे का प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत किया। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था और देश के अंदर लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि उनके बलिदान को पूरा देश जाने, भावी पीढ़ी जाने। उसके लिए काम होना चाहिए था। देश के इतिहास में बहुत पहले से ये काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, देश के अंदर जो आज 26 दिसंबर को अनेकों कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भली भांति उनको स्मरण करेगी, उनसे प्रेरणा लेगी कि धर्म के लिए बलिदान होने वाले, धर्म के लिए अपना त्याग करने वाले तमाम प्रकार की जो क्रूरता और अत्याचार सहन करने वालों का नाम हमेशा अमर रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने उनके धरने को नौटंकी करार दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। मैं कह सकता हूं कि जो जांच एसआईटी ने की है वो अंकिता को न्याय दिलाने के बहुत अच्छी तरह से जांच हुई है। अगर आप 31st नाइट और न्यू ईयर को लेकर के किसी हिल स्टेशन पर जाने की खास प्लानिंग कर रहे हैं तो सरोवर नगरी नैनीताल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। न्यू ईयर की पार्टी में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए यातायात पुलिस ने भी कमर कस ली है। नए साल के लिए परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। तो वहीं दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए काला ढूंगी, हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट्स पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। की ओर से आने वाले वाहनों को कालाढूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा।
ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार ड्यूटीरत है। अगली खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां किच्छा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। किच्छा में सीओ ओम प्रकाश शर्मा और कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, लूट डकैती के मुकदमे हैं। साथ में रिसेंटली एक अभी नवंबर माह में ट्रांजिट कैंप में लूट हुई थी, उसमें ये मेन मास्टरमाइंड थे और इनके पास उस लूट से संबंधित सामान भी बरामद हुआ है और साथ में गिरफ्तारी के दौरान इनसे अवैध असला भी एक बरामद हुआ है और इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। और इस टीम ने सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा साहब के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया है और काफ़ी सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया। रामनगर में इन दिनों कुछ आपराधिक व्यक्ति कई साल पुराने घटनाक्रम को दिखाकर एक पत्रकार को फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसे लेकर नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पत्रकार यूनियन अब एक्शन में आ गई है। उन्होंने कोतवाली रामनगर अरुण कुमार सैनी को एक ज्ञापन सौंप करके निष्पक्ष जांच करके आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्र के अंदर कोई भी अपराध या अपराधी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी अपराधी किसी को भी नाजायज तौर पर बेवजह रूप से परेशान किया है, उसके खिलाफ सशक्त होकर लड़ना चाहिए। सारे शासन प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए, उनके उस अपराधी के खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और यदि वो पत्रकार का उत्पीड़न करता है तो इसमें सूचना विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि इसमें जो है उस अपराधी व्यक्ति जो 1 है 2 हैं, जितने भी हैं, उन सब के खिलाफ कोर्ट में भी जाना चाहिए। भविष्य में कोई भी अपराधी व्यक्ति किसी पत्रकार या जनता के आदमी को परेशान ना कर सके। यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे द्वारा जो इसमें जांच के बाद ही विधि कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो भी ज्ञापन में बात की है, आरोप लगाए गए हैं, उसके संबंध में हमारे द्वारा रिकॉर्ड देख के ही बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डाकरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहा। इस साल देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। सीएम ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे कठिन समय में G20 की भारत को अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का नेतृत्व मिला है। उससे भी पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल लोकल फॉर ग्लोबल का जो मंत्र है, वह मंत्र आगे बढ़ेगा। आज का दिन चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, चूंकि वो सुशासन के प्रतीक रहे। उन्होंने सुशासन का संदेश हम सब लोगों के लिए पाथे एक हमेशा के लिए बनाया। पिथौरागढ़ जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली नदी पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है। इसके विरोध में नेपाल की ओर से पथराव किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।
तो वहीं इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही छिटपुट घटनाएं हुई हैं। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। स्तर पर छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के स्तर पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नेपाल के साथ इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारा पूजा पद्धति का संबंध है, हमारा रहन सहन का जो संबंध है, वो संबंध बना रहेगा। हमारा भाईचारा है और वो बहुत पुराना भाईचारा है और आगे बना रहेगा। हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवढुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करके उनका हालचाल जाना। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश भी दिए। बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को किसी प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव चूँकि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यूजेवीएनएल पर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वो सरकार के संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की परिपाटी बंद होनी चाहिए। यूजेवीएनएल में जो मैंने अभी बात कही थी कि जो लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का कार्य है बचा हुआ, उसको जो कि 3000 करोड़ के आसपास का कार्य है, उस काम को सिंगल टेंडर और उसको कंसीडर किया जा रहा है, जो कि सीबीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। प्रक्रिया के दौरान 2 बार नियमों में बदलाव किए गए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके इससे इस बिड को रोका गया। तो ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के कार्य करके उत्तराखंड के लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। लाल कुआं के दुर्गा भगवानपुर ग्राम पंचायत में देर रात को हाथियों का झुंड पहुंचा, जहां हाथियों के झुंड ने खेतों में प्रवेश करके किसानों की गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों को रौंद डाला, जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इसका स्थलीय निरीक्षण वन विभाग के हल्द्वानी रेंज वन क्षेत्राधिकारी उमेश आर्य और उनकी टीम ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने फसलों के नुकसान को लेकर के उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। 3 साल से यही हो रहा है, हाथी आ रहे हैं, पूरा गन्ने का नुकसान बहुत ज्यादा, गेहूं का ऐसी लगी हुई फसल भी पूरी बर्बाद हो रही है। जब सब लोग जगह रहते हैं तो शोर मचाते हैं सारे लोग, या फिर वो हंटर वगैरह बजाते हैं, सायरन बजाते हैं, लेकिन वही है। अब आजकल तो बहुत एग्रेसिव हो रखे हैं, तो कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो जान का भी खतरा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन आजीविका का साधन यही है, खेती है, और इसमें ही पूरा यहाँ बर्बादी कर रखी है। तो यही हमारी अनुरोध है आप लोगों से कि इसका कुछ रोकथाम करें हाथी का, और यहाँ पे ताकि हम लोग आराम से अपना खेती का कर सकें, कि पूरे साल भर की खेती बर्बाद होती है ऐसे ही। पिछले साल का भी ऐसे ही था, और बार बार कभी जानवर आ रहे हैं, कभी हाथी आ रहा है। हाथी ने तो बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान कर रखा है। हमारी ग्राम पंचायत में विगत कई दिनों से ये हाथियों ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, और
किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। गेहूँ गन्ना काफ़ी तोड़ फोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए विभाग के द्वारा जल्दी से इसका निवारण किया जाए, क्योंकि काश्तकार काफ़ी परेशान हो चुके हैं। पिछली बार का भी हम इसका कोई भी मुआवजा विभाग के द्वारा नहीं मिला है काश्तकारों को। एक हफ्ते से लगभग हाथी लगातार जयपुर सीमा ग्राम सभा में आ रहा है और काश्तकारों की जो गन्ना है इसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ गेहूं की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। मैंने इसका निरीक्षण कर लिया है और इसका जो भी मुआवजा विभाग द्वारा प्रचलित दरों से आंका जाएगा, इसका मूल्यांकन करने के बाद इनका बिल बना दिया जाएगा और इनको भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक रोकने की बात है, सोलर फेंसिंग हमारी बीच में थोड़ा बाधित रही थी, जो मैंने 2-3 दिन से उसको करवा भी रहा हूँ। जयपुर दिशा तक लगभग दुरुस्त हो चुकी है वो। उससे ऊपर का जो क्षेत्र है वहीं से हाथी का प्रवेश भी हो रहा है और उसको भी तुरंत ठीक करवा दिया जाएगा। विंटर कार्निवल को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान और उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि विंटर कार्निवल की व्यवस्था को लेकर के सभी तैयारियां पूरी करें। तो वहीं टाउन हॉल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि विंटर कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज स्थलीय निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाना है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही लोक गायक और बॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसे लेकर के अंतिम रूप दिया गया। 26 तारीख से 30 तारीख तक दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवल होना है और इसके लिए लगभग सब तैयारी कर दी गई है। अब हम मौके पर आके हैं और ये देख रहे हैं कि हमारा स्टॉल और टेंट और किस तरीके से सेटिंग होगी और कहाँ होर्डिंग्स लगेंगे, पार्किंग प्लेसेस क्या होंगी, सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो कार्यक्रम शुरू होगा वो 12 बजे 26 दिसंबर को 12 बजे सर्वे ग्राउंड लंढौर से शुरू होगा और वो 3 बजे तक चलेगा। पूरी मॉल रोड पर सांस्कृतिक झांकी निकलेगी। उस सांस्कृतिक झांकी में संस्कृति विभाग, यहाँ की लोकल आर्टिस्ट और स्कूली बच्चे, ITBP, CRPF और स्थानीय लोग रहेंगे। टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि पहले जो कार्यक्रम होंगे उनमें जो मुख्य बड़ा कार्यक्रम होगा वो पडाली ब्रदर्स का कार्यक्रम, उसमें हमारे जो पहाड़ के आर्टिस्ट हैं वो भी शामिल होंगे। ये मसूरी विंटर कार्निवल 2022 जो है 26 दिसंबर से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है, तो इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और एक बार यहाँ पे सभी को जितने भी हमारे कार्यक्रम स्थल है वहाँ विजिट करने के लिए और एक फाइनल मीटिंग सभी कमिटीज़ के साथ में करने के लिए आज यहाँ पे सभी अधिकारी एकत्रित हुए हैं। तो इसमें सभी अधिकारी जो हैं उनको जो दायित्व दिए गए हैं उन्होंने उसको पूरा कर लिया गया है और 26 तारीख से जो है हमारा मसूरी विंटर कार्निवल जो है प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है और सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जसपुर में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को जैसे थाम दिया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में और सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अलाव मुहैया कराने की मांग की है। प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार ठंड बढ़ने में आ रही है और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी और भी मार्केट सब बंद पड़ी है और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ठंड के देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये देखते हुए प्रशासन से हमारा कहना है कि जो छुट्टियाँ है छोटे बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाए, क्योंकि ठंड की बहुत मार पड़ रही है और जितने भी लोग ये लकड़ी मंडी में भी है ये सब अपना अपना अलाव जला के बैठे हैं इस टाइम पर। यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही और राहगीर लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं। विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन से यही मांग है कि अपना जो है अलाव की व्यवस्था करनी सुनिश्चित करें। जो शीतलहर चल रही है पहाड़ों पर बर्फबारी जो थी अब वो शीतलहर के रूप में यहाँ मैदानी इलाकों में आने लगी है और इससे जो है जनमानस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे आवागमन ज़्यादा था वो आवागमन भी कम हुआ है और दुकानदारी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से छुट्टियां कर दे तो सही है। ऐसी शीतलहर चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर हिल
एरिया में ही है, बर्फ जैसा माहौल ऐसा हो रहा है, मगर प्रशासन की तरफ से अब नजरअंदाज किया जा रहा है प्रशासन। सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस का पवित्र पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए और अनुग्रह आश्रम को लाइटों से सजाया गया था। साथ ही अनुग्रह आश्रम में लगाई गई प्रदर्शनी एक आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में लोग क्रिसमस पर घर और चर्च में प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जाता है। अधिकतर जैसे हमने सितारगंज में भी देखा, सभी स्कूलों में क्रिसमस मनाते हैं। इसलिए क्रिसमस का यही संदेश है, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत धरती पर आए और उन लोगों ने गाया कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले। यानी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए और पूरे दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग इस धरती पर आए, ये धरती स्वर्ग बनाने के लिए प्रभु आया था। यही प्रभु यीशु का संदेश है। इसलिए हम चाहते हैं हम सभी लोग मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएं और एक साथ आनंद खुशी के साथ जीवन बिताएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट जज जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायालय भवन के लिए सूत मिल सिडकुल क्षेत्र की जमीन का निरीक्षण किया। तो वहीं इस मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रस्तावित भूमि है यहाँ पर न्यायालय के भवन हेतु, उसके निरीक्षण के लिए आज आए थे। यहाँ पर 19 बीघा ज़मीन इन्होंने प्रपोज करके गवर्नमेंट ने भेजी थी यहाँ पर। तो उनका कहना ये रहा कि निरीक्षण के दौरान के दो चीज़ें, कि एक तो आप हमें इसको 5 एकड़ कर दीजिए जो कि अवेलेबल है, क्योंकि 20 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी और कोर्ट्स भी बढ़ेंगे। और दूसरा, वाटर लेवल यहाँ पे कितना है। सिर्फ 2 इश्यूज़ हैं, बाकी वो इस ज़मीन पे पूरी तरह सहमत। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पैसे डबल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गिरोह लोगों को उनके पैसे का 8 गुना अधिक पैसा देने का लालच देकर के उनसे ठगी किया करता था और लोग उनके जाल में फंस जाते थे। जिसकी शिकायत मिलने पर पुलभट्टा पुलिस ने अवैध रूप से सट्टे की खाईबाड़ी करते 9 लोगों को पैसों के साथ गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में जो है जुए और सट्टे की शिकायत मिल रही थी, तो इसी क्रम में जो है क्षेत्राधिकारी की इच्छा के नेतृत्व में टीम हमारी काम कर रही थी, जिसको एसओ पुलभट्टा लीड कर रहे थे। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है, मुख्य बुकी जो है पवन कुमार, इनको अरेस्ट किया गया है और इसके साथ कुल मिलाकर के 9 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और 9 अभियुक्तों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। साथ में इनके साथ हमने कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं और इन मोबाइलों में बड़ी संख्या में इनके लेन देन का विवरण दर्ज है और साथ में जो लोग और इस क्षेत्र में इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनकी भी जानकारी हमें उससे मिली है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस घटना से निश्चित रूप से जो क्षेत्र में जुए और सट्टे की जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।